हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जो आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के जो फेज़ 12 के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर के सॉल्यूशन जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपके 20 जून 2024 से स्टार्ट हुए थे और टोटल कुल मिलाकर जो है ये 5 दिन में आपके एग्ज़ाम हुए और एक दिन के अंदर देखिए 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम 20 सेट कंप्लीट करेंगे और एक सेट के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए इसके अलावा अब ये एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं तो अब जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम आराम से जो है एक एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ डिटेल्स के साथ जो है समझते हुए चलेंगे और समझेंगे कि अभी जो एसएससी 2024 के अंदर जो है लेटेस्ट पैटर्न पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि हेल्प करेंगे अभी जो आपका एसएससी एमटीएस का और एसएससी सीसीएल का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका ये 20 जून 2024 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। और ये मैट्रिकुलेशन लेवल पर जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए राशिद एक पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे जो है रुपये 34.51 अधिक पर बेचा होता तो उसे 37% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम उसका क्रय मूल्य सीपी जो है वो 100 मान लें, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का 20% 20 होता है तो 120 ये आपके पास सेलिंग प्राइस रहा होगा। इसके बाद आपसे बोला गया कि इतने अधिक पर बेचता तो यहाँ पर 37% का प्रॉफिट होता, यानी कि 100 की वस्तु जो है 137 में बेची गई होगी तभी यहाँ पर 37% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करा लेंगे सेलिंग प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको 17 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा, जबकि प्रश्न में क्या बोला गया था कि इसको 34.51 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 34.51 रुपये में अधिक में बेचा जाता है। ये इसका कितना गुणा है, 17 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी का 34 जीरो और 17 3 51 और 2 स्थान पर दशमलव लगा दें तो 2.03 गुणा लिखा हुआ है। अब देखिए आंसर तो आपको यहीं से दिखाई पड़ गया, बट हम क्या करते हैं इसको फाइनल आंसर तक कैलकुलेट करके दिखाते हैं। भाई यहाँ पर ये इतना गुणा लिखा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस भी आपका 100 ना होकर यहाँ पर 2.03 गुणा हो जाएगा, 2.03 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 203 आपको ये डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा था तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट चुके होते हैं। भाई आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट वीडियोस देखते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। मैंने आपको बोला है कि जब आप इन वीडियोज़ के माध्यम से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाने। मॉक टेस्ट में देखिए अब आप एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखते, जैसे कि आप यहाँ पर सीपी नहीं लिखते, एसपी नहीं लिखते, क्योंकि आप एग्जाम में किसी को समझा नहीं रहे हैं कि ये सीपी है ये एसपी है, ठीक है। डायरेक्ट आप रेशियो लिखते हैं और कंपेयर करा लेते हैं और यहाँ पर ये इतना गुणा आपको दिखाई पड़ा तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है इसका 100 गुणा कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट टिक करिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बार इन वीडियोज़ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाना है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए एक बैंक 60,000 की राशि पर जो है एक वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 1500 देता है, 1500 रुपये का मतलब साधारण ब्याज के रूप में देता है। तो बताइए कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर एक वर्ष का ब्याज आपको बताएगा 1500 रुपये और ये 1500 रुपये का ब्याज जो है ये 60,000 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 1500 जो है 60,000 का कितना परसेंट है ये आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 से 20 कट गया, 10 ये 20 से ये 20 कट जाएंगे। अब 15 में 6 का डिवाइड करना है तो 6 दूनी का 12.635 यानी कि 2.5 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था तो आपने कमेंट किया था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है विदाउट कैलकुलेटर भी पॉसिबल है क्या, तो बिल्कुल है, लेकिन आपको देखिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। आपको लगता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो आप उसको एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, आगे के क्वेश्चन आप पहले बनाइए, जब आपके पास टाइम बचे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लास्ट में बनाया करें, ठीक है।
है, नहीं तो इनको स्किप करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव एक साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों का एक साथ सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे, जो भी इनका आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में डिस्काउंट आएगा उनका सक्सेसिव आप एक साथ फिर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए 12 और 20 का अगर हम सक्सेसिव कैलकुलेट करें तो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये 12 प्लस का 20 और ये माइनस करते हैं हम 12 इंटू में 20 और बटे 100, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा 32 माइनस का ये 2.4 आ जाएगा। जब आप 32 में से 2.4 घटाएंगे तो 29.6 आ गया, यानी कि इतने परसेंट का यहाँ पर इन दोनों का सक्सेसिव हमारे पास आ गया। अब ये जो है इनका सक्सेसिव हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 24 प्लस का 32 हो गया, माइनस 24 इंटू में 32 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो देखिए 24 के अगर हम 32 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी का 48 हासिल आ जाएगी 4, 24 या 72 और 4 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा और ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है 56 हो जाएगा। 56 में से माइनस करेंगे 7.68 तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 48.32 बच जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट का इन दोनों का सक्सेसिव आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सक्सेसिव हमारे पास आए इनका हम फिर से सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 29.6 और ये प्लस में 48.32। अब देखिए मेन चीज़ यहीं पर है, यहीं पर आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। इसमें ये है 29.6 और यहाँ पर इनटू में हो जाएगा 48.32 और डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपके पास यहाँ पर जो है 77.92 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर जो है एक स्थान पर यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 स्थान पर है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये डेटा लगभग 300 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको लगभग हम 300 लिख लेते हैं और गुणा में ये डेटा देखिए लगभग 5000 के बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम लगभग 5000 लिख लेते हैं और ये आंसर हमारा लगभग में आएगा। ठीक है, आपको देखिए ज़्यादा मतलब उल्टा पुल्टा डेटा यहाँ पर नहीं लिखना, जिसके आसपास है वही डेटा आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है बट्टे में 1 लाख है तो यहाँ पर 1 लाख हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 लाख तो कट जाएगा, 5 3 का 15 आप इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 77.92 में से माइनस करेंगे 15, तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा जो कि कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये 62.92 आपके पास बच रहा है परसेंटेज में। अब ये हमारे पास देखिए हल्का सा आंसर कम आया है। कम क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये डेटा हमने अप्रोक्सीमेट माने। अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट इन डेटा पर कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि विषम स्थान पर अंकों का योग और माइनस करते हैं सम स्थान पर अंकों का योग, तो वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, विषम स्थान पर अंकों का योग 9 9 18 और 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर करते हैं तो ये 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 21 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 देखिए यहाँ पर 11 से डिवाइड है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा 11 से डिवाइड है। और हमें विभाज्य बताना था कि 11 से विभाज्य कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 2 चेक करते, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 3 चेक करते, और ऑप्शन 3 भी नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अपने आप आंसर हो जाता है, इसको चेक नहीं करना पड़ता। इसमें देखिए 619 मीटर के एक वर्ताकार पथ में जब प्रीति और रानी एक ही बिंदु से जो है विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 5.4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती हैं, वे पहली बार लगभग जो है किस समय मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर उनके बीच की जो है ये आपको यहाँ पर वर्ताकार पथ की जो लंबाई बताई गई वो आपके पास यहाँ पर 619 मीटर की बताई गई, यानी कि 619 मीटर की लंबाई जो है ये कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो रिलेटिव स्पीड हम इनको ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 2.85 में हम ऐड कर देंगे प्लस 5.4। अब देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो
तो ये आपके पास यहाँ पर 78 पॉइंट यहाँ पर जो है 25 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 8.25 आप यहाँ पर डायरेक्ट ये ऐड करके लिख देते, यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में डिस्टेंस थे और ये किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब 18 देखिए बट्टे के बट्टे में, तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ गुणा में। ठीक है, 18 ऊपर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास यहाँ पर सेकंड में आएगा, जबकि आपको आंसर देखिए मिनट में बताना है, क्योंकि ऑप्शन आपको जो है मिनट में दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 60 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि आंसर जो हमारा आएगा वो सेकंड में आएगा, तो इसमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे हम, हमारे पास ऊपर 2 0 आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 6 से ये डिवाइड होगा, यहाँ पर 6 का 18 होगा, 6 से ये डिवाइड होगा 10 आएगा, और 10 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर 7 3 का 21, 5 3 का 15 हो जाएगा। और ऊपर देखिए 2 की इसमें गुणा कराते हैं तो ये 1238 हो जाएगा, और 1238 में 275 का आपको डिवाइड करना है। तो 275 का इसमें देखिए भाग कितने बार चला जाएगा, ऑप्शन की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 बार, तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, तो ये तो आंसर वैसे नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए भाग 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, ये आपके पास 800 और 300 1100 हो जाएगा, यानी कि 4 बार चला गया, और बचा हमारे पास 138 यानी कि 138 बचा, दशमलव लगा के एक 0 उतार लेंगे, 1380। अब देखिए यहाँ पर या तो 5 बार जाएगा या फिर 7 बार भाग जाएगा। 5 बार यहाँ पर देखिए 7 बार करते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा 1380 से, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 5 गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो है 1375 हो जाएगा। भाई 375 और 800 यानी कि 375 और 1000, यानी कि 5 गुणा करेंगे तो 375 और 1000 यानी कि 1375 हो रहा है। तो यानी कि 5 बार हमारे पास यहाँ पर भाग चला जा रहा है। तो इतने मिनट के बाद जो है ये एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक घन के एक फलक का परिमाप आपको बता रखा है, तो इसका आयतन आपको कैलकुलेट करके बताना। अब इसका घन का एक फलक जो है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप की अगर बात करें तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा, जो कि परिमाप आपको प्रश्न में बताएगा कितना है, 40 है, तो बराबर 40 कर दीजिए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको क्या करना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन कैलकुलेट करना है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि ए का जब हम क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आप इसको देखिए डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, बिना लिखे भी आप इस प्रश्न को बना सकते थे। इसमें देखिए यदि 28 आदमी कोई काम 26 दिन में कर सकते हैं तो 13 आदमी जो है उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब 28 आदमी है, 26 दिन में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो ये 13 आदमी है और मान लेते हैं ये टी टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये भी तो टोटल वर्क होगा और टोटल वर्क सेम होंगे। तो यहाँ पर हमने इनको बराबर कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए 13 दूनी का 26 हो जाएगा, 28 दूनी का 56 हो जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, यानी कि इतना टाइम लगेगा। ए और बी एक कार्य को जो है क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, और उन्होंने बारी बारी से जो है एक एक दिन कार्य करना शुरू किया। और ए ने जो है पहले कार्य शुरू किया, 60% कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए ने जो है 12 दिन में काम कंप्लीट किया कर सकता है, और यहाँ पर बी जो है ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये टोटल वर्क आ गया। और 12 पंचे 60 यानी कि इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट, 15 चौके 60 यानी कि इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया कि ए पहले काम करता है, तो ए यहाँ पर पहले काम करता है, फिर यहाँ पर बी काम करता है दूसरे दिन। ये बारी बारी से ऐसे काम करते हुए चले जाते हैं, तो ऐसे करके 2-2 दिन का हमारे पास ये पेयर बनता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। तो ये 5 का कर रहा है, ये 4 का कर रहा है, तो 2 दिन के अंदर देखिए 9 यूनिट का काम हो रहा है। हमें करवाना क्या है, टोटल वर्क जो है उसका 60% हमको कैलकुलेट करना है। भाई टोटल वर्क जो है वो उसका हमें क्या करना है, 60% कैलकुलेट करना। देखिए टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है, इसका 60% कैलकुलेट करेंगे। ये आपको देखिए डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर जो है 36 यूनिट का जो है आपको यहाँ पर काम करवाना है। तो 36 यूनिट का काम करवाना है, तो देखिए 9 का 4 गुणा 36 होता है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 गुणा करेंगे, यानी कि 4 दूनी का 8 दिन में जो है यहाँ पर 36 यूनिट का, यानी कि जो टोटल काम है उसका 60% 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 42 और 75 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स का औसत यानी कि एवरेज आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं में कोई फिक्स पैटर्न तो फॉलो होता नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ये संख्या लिखनी पड़ेंगी। अब 42 के बाद देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या 43 हो जाएगी, 44, 45 और 46 और फिर 47 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, 48, 49, 50, 51
और 52 और फिर यहाँ पर 53 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, 54, 55, 56, 57 और 58 और 59 आपके पास एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, 60, 61 भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, 62, 63, 64, 65 और 66 और 67 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 68 और 69 नहीं है क्योंकि ये 3 और 23 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 70 और 71 हो जाएगी एक अभाज्य संख्या, 72 नहीं है। इसके बाद 73 हो जाएगी और 75 से पहले हमारे पास इतनी अभाज्य संख्या होंगी। हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे और ये टोटल संख्या हमारे पास जो है 8 संख्या, 8 का डिवाइड कर देंगे तो 3 1 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 1 12 हो गया और 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 और 3 हो जाएगा 24 और ये 10 यानी कि 34 का 4 हो गया, हासिल आपके पास 3 आ जाएगी। इन सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 7 7 14 हो जाएगा, 26 और 31, 36 और 40 और 44 और 3 47 हो जाएगा। इसमें 8 का डिवाइड करें तो 8 5 40 हो गया, 9 8 72 हो गया। जैसे ही 59 आपको दिखाई पड़ा यानी कि 2.25 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई आपको बता रखी है 15 सेंटीमीटर और आसन कोण यानी कि जो आपके पास कोण बचेगा वो आपके पास यहाँ पर असमान कोण जो है वो आपको 30 डिग्री बताया गया, ठीक है। तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कितना है वो आपको कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हालांकि देखिए आपको फॉर्मूला पता है तो ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर पहले मैं जो है आपको फॉर्मूला बताऊँगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 2 भुजाएं आपको बता रखी है, ये बराबर बता रखी है, मान लेते हैं 15 15 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर होते हैं यानी कि ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आसन कोण है यानी कि जो आपके पास असमान कोण, इनके अलावा जो कोण बचा है वो आपको यहाँ पर 30 डिग्री बताया गया, यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बताया गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है, एरिया का फॉर्मूला, वो हमारे पास होता है 1/2 AB इंटू में साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब थीटा की जगह आप यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा तो आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर जो ए और बी की जगह 15 15 है यानी कि दोनों भुजाएं आपको बराबर दे रखी है तो यहाँ पर 15 15 रखेंगे। तो 15 इंटू में 15 और इंटू में 37 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 225 बट्टे आपके पास 4 आ जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करें, 5 के 20, 6 चौके 24 यानी कि जैसे 56 आपको दिखाई पड़ा यानी कि 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2 प्रतिद्वंदियों के बीच एक कॉलेज चुनाव में जो है एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 30% मत मिले, वह अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से हार गया, तो यहाँ पर डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 30% मिले और दूसरे को यहाँ पर 70% मिले होंगे, तो 40% से हार गया, ये डेटा 5 गुना, तो यानी कि 500। आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं इसको बिना लिखे भी। देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ज़रा समझिए। देखिए जिसको यहाँ पर ये 30% मिल रहे थे वो यहाँ पर 200 मतों से हार रहा है, ये आपको बताया गया। यानी कि जो लूज़र है यानी कि हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको टोटल कुल मतों के 30% मिले। अब कुल मत अपने आप में 100% थे, उसका 30% इसने प्राप्त कर लिया। जो विनर रहा होगा उसने बाकी यानी कि 70% मत उसने प्राप्त करे होंगे। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 40% से हार गया ना, 40% वोट से हार गया, जबकि प्रश्न में यहाँ पर आपको बताया गया कि 200 मतों से हार गया। तो यहाँ पर 40% की वैल्यू 200 दी गई है, तो डेटा हमारे पास 5 गुना लिखा हुआ है। तो अगर डेटा हमारे पास 5 गुना है तो यहाँ पर जो है 100% हमारे पास टोटल वोट जो थे वो अपने आप में 100% थे। तो ये भी 100 ना होकर 100 का 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 500 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बिना लिखे भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। इसमें देखिए रामेश्वर ने जो है एक बाइक 15% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में जो है इतने की वृद्धि की गई होती तो उसे 12% का लाभ होता। तो बाइक का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना। जो क्वेश्चन नंबर जो है हमने फर्स्ट बनाया था उसी तरह से ये भी बन जाएगा। इसमें देखिए 100 की वस्तु हम मान लेते हैं, ये कॉस्ट प्राइस था उसका, ठीक है। अब 15% का लॉस हो गया, यानी कि इसका 15% 15 ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस हमारे पास जो है वो 85 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 85 में बेची गई होगी, तभी यहाँ पर 15% का लॉस हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया इतने अधिक में बेचता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 100 की वस्तु जो है 112 में बेची गई होगी, तभी यहाँ पर जो है 12% का प्रॉफिट होगा।
तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि कितने अधिक में बेची जा रही है। ये 15 और 12 यानी कि 27 अधिक में बेची जा रही है, 27 यूनिट अधिक में बेची जा रही है, जबकि आपको प्रश्न में बताया गया था कि ये 3,375 अधिक रुपए अधिक में बेची जा रही है। तो ये इसका कितना गुणा है? देखिए 27 से कम 27 हो गया और यहाँ पर बच गया 6, 27 दूनी का 54 हो गया, बच गया 13, 27 5 135, डेटा 125 गुणा है। तो यहाँ पर 12,500 आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है, जबकि हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। भाई 100 यूनिट के वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस आपने मान रखा है वो भी आपके पास 125 गुणा हो जाएगा, यानी कि 12,500 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करनी है जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे रुपये 40,376 के ऋण का भुगतान करेगी। तो यहाँ पर जो वार्षिक किस्त है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं 100 के। अब 100 हमने इसलिए माना है कि इसका परसेंटेज जो है कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 100% हमने देखिए यहाँ पर 100 की ये किस्त मानी है, तो ये इसको 4 बराबर किस्तों में हम यहाँ पर बांट लेते हैं। तो ये 4 वार्षिक किस्तें जो है हमें बराबर चुकानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 2% बताई गई है, तो 100 का 2% तो 2 होता है। अब यहाँ पर ये 3 वर्ष के लिए इसको ब्याज 3 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज लगेगा, क्योंकि टोटल 4 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है आपको चुकानी थी किस्त। इसके बाद यहाँ पर जो 2% का ब्याज लगेगा अगले यहाँ पर 2 वर्ष के लिए लगेगा, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसका 100 का 2% 2 होता है, इसका यहाँ पर अगले 1 वर्ष के लिए लगेगा। अब यहाँ पर तो देखिए 100 की राशि पूरी चुका दी जाएगी, तो यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 106 हो गया, और ये टोटल करेंगे तो ये 104 हो गया, ये टोटल करेंगे तो ये 102 हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर 100 हो गया। जब यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये 412 हो रहा है, यानी कि हमें 412 का भुगतान करना चाहिए, जबकि प्रश्न में बताया गया है कि 40,376 का भुगतान करना है, यानी कि 412 यूनिट की वैल्यू ये है। तो जब हम वार्षिक किस्त कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये किस्त जो है ये भी हमारे पास यहाँ पर 100 की ना होकर कितना हो जाएगी, 100 को गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, ये जो है 4,376 बटे 412 से। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम देखिए इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये 4 एकम 4, 4 त्रिक, ये देखिए 0 और 4 त्रिक 12, 103 आएगा। इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो ये 10 बार चला गया, फिर 0, फिर यहाँ पर 9 चौके 36, फिर 4 चौके 16। अब एक चीज़ इसमें देखिए, जब आप यहाँ पर 100 को ये नीचे वाला डेटा जो है वो लगभग हमारे पास 100 के बराबर है, ये वाला डेटा हमारे पास लगभग 100 के बराबर है। तो 100 को जब 100 से गुणा कराते हैं तो हम यहाँ पर 10,000 के अप्रोक्सीमेट जा रहे हैं। तो हमारे पास 100 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा कराने पर 103 से गुणा कराने पर यूनिट डिजिट हमें 4 मिल जाए? तो आपको दिखाई पड़ रहा है 100 के आसपास एक तो 98 से गुणा कराने पर यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, और एक 108 से गुणा कराने पर हमें यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। बट यहाँ पर 108 से गुणा कराते हैं तो 10,000 से देखिए ऊपर चला जाएगा, कितना 324 ज़्यादा चला जाएगा, जबकि हमें ऊपर 94 चाहिए, 94 चाहिए। तो यहाँ पर जो है 98 एक ऑप्शन बचता है, तो यानी कि ये डेटा इसका 98 गुणा है। तो आप 103 को जो है 98 से गुणा करा के देख सकते हैं, यही आएगा, यानी कि टोटल 9800 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए एक शैक्षिक संस्थान में जो है एक दिए गए वर्ष में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रम से 4:3 था। यदि उस वर्ष में संस्थान में मिडिल स्कूल में जो है छात्र आपको बताए गए 324 थे, तो उस संस्थान में उसी वर्ष में जो है हाई स्कूल में कितने छात्र थे ये आपको कैलकुलेट करना। तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का जो रेशियो है छात्रों का वो आपको यहाँ पर बताया गया 4:3 है, और मिडिल स्कूल में छात्रों की संख्या 324 बताई गई है, यानी कि डेटा आपको देखिए 81 गुणा दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर हाई स्कूल में छात्रों की संख्या ये भी 3 यूनिट ना होकर 81 गुणा हो सके, यानी कि 243 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रोहन एक बाइक खरीदता है जिसकी कीमत जो है 95,000 है। वह एक बार में जो है 25,000 का भुगतान करता है और शेष 18 महीने के बाद जो है जिस पर 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है उसके द्वारा बाइक के लिए भुगतान की गई कुल राशि कैलकुलेट करके बतानी। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 95,000 जो है उसको यहाँ पर चुकाना था, लेकिन उसमें से देखें
इतने की बाइक उसने ख़रीदी थी, इसमें से इसने 25,000 जो है पहले चुका दिया। तो अब बचा कितना, 70,000 बचा। यानी कि जो हमारे पास ब्याज लगेगा वो 70,000 पर लगेगा। तो हम यहाँ पर 70,000 पर कैलकुलेट करते हैं ब्याज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने का ब्याज मिलेगा भाई। 18 महीने का मतलब क्या हो जाएगा, 18 महीने का मतलब हो जाएगा 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 ईयर। तो 1 वर्ष के दौरान जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है। तो 1.5 वर्ष में आपके पास यहाँ पर कितने का ब्याज मिल जाएगा भाई, 10 इंटू में आप 1.5 करेंगे, यानी कि 15% का ब्याज मिलेगा। तो 100% में तो ये अपने आप जो हमारे पास ये प्रिंसिपल था वो था, ठीक है। और यहाँ पर 15% का ब्याज मिल जाएगा, तो टोटल 115% का यहाँ पर ये आपके पास जो अमाउंट हो जाएगा। तो 20 से 20 काट दीजिए, 7 से इसमें गुणा कराते हैं तो 17 पंचे 85 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और यहाँ पर 805 हो जाएगा, और ये लास्ट में 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इतना जो है उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिए, ये पहले 25,000 पहले इसने चुका दिया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कराएंगे। 25,000 जो ऐड कराना था, ये 25,000 जिसने इसने पहले पे किया था वो भी हम इसमें ऐड कराएंगे, ठीक है। तो जब ये हम इसमें ऐड करा देते तो हमारे पास कितना बनता है, 0 0 5 और ये 5 और यहाँ पर जो है ये 10 बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उसे इतना पे करना पड़ेगा। इसमें देखिए एक फैंसी खिलौने का अंकित मूल्य आपको बताया गया 30,000, और इसे क्रम से 20% और 24% की 2 क्रमिक छूट देते हुए बेचा जाना है। तो नकद भुगतान करने पर कुल मूल्य पर जो है 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये सेलिंग प्राइस हो कितना जाएगा भाई, मार्क प्राइस आपको बताया गया 30,000 है, तो छूट इसी पर दी जाएगी। और 20% की छूट का मतलब हो जाएगा 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 की छूट, तो यहाँ पर 4/5 हम इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर 24% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6/25, यानी कि 25 पर 6 का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका 19/25 हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नकद भुगतान करने पर 10% की छूट और दी जाती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का डिस्काउंट, तो इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे। अब ये चीज़ आप किसी को नहीं समझाएंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको सीधे सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये लाइन लिखनी है और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 25 5 125 होता है, 1000 जो है 125 का 8 गुना होता है, तो 8 3 24 यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 9 81 यूनिट डिजिट 1 मिल गया, और यहाँ पर 4 मिल गया यूनिट डिजिट, 4 4 के 16 यूनिट डिजिट हमारे पास कितना मिला, 6 मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 नहीं आता, 0 आता, तो आपको दहाई का अंक भी कैलकुलेट करना पड़ता, तब आप आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो आंसर लगा दीजिए। एक आदमी 25 मिनट में 3 किलोमीटर और 200 मीटर चलता है, तो बताइए कि उसकी चाल कितनी है। भाई आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस में आप टाइम का डिवाइड करते हैं तो स्पीड आ जाती है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी है, 3 किलोमीटर और 200 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 3.2 किलोमीटर लिख सकते हैं जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम 25 मिनट का लग रहा है। अब 25 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। अब 60 बट्टे के बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर गुणा में लिख देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 6 3 18, 192/25 आ गया। 25 7 175 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बचा कितना, ये 17 बचा, पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे 170, और 25 सी के 150, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने किलोमीटर पर आवर में जो आपके पास ये स्पीड आएगी, किलोमीटर पर आवर। इसमें देखिए एक पतलून की कीमत में जो है पहले 12% की कमी की जाती है, और फिर जो है 15% की वृद्धि की जाती है। यदि पतलून की शुरुआती कीमत 1500 थी, तो पतलून की अंतिम कीमत कैलकुलेट कर दें, यानी कि अंतिम कीमत जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये 1500 शुरुआत में थी। अब यहाँ पर इसी पर छूट दी जाएगी, कमी की जाएगी। यहाँ पर 12% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हो जाएगी। 25 से 3 कम, यानी कि आप इसका 22/25 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इसका यहाँ पर देखिए 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 20 पर 3 का इंक्रीमेंट, तो इसका 23/20 कैलकुलेट करेंगे। और ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 इसमें से ले लेते तो 20 5 से 100 हो जाएगा, बचा कितना 5, और यहाँ पर 2 से हम अगर ऊपर नीचे गुणा करा दें तो ये बट्टे में जो है हमारे पास कितना बनेगा, 1000 बनेगा। तो ये तो यहाँ पर आसान हो जाएगा ना, ये तो कट भी रहा है डेटा। तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ये 20, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है
25 छिके 150 ये 60 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर जो 25 छिके 150 हो गया, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकंड, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या। 25 छिके 150 ये 6 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं आएगा। ये हमारे पास देखिए 25 छिके 150 6 ही तो आएगा, और यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए 23 3 69 हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू में जो है 69 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट आपको 8 दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। इसमें देखिए एक कार दिल्ली से गुरुग्राम की जो दूरी है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल समान चाल से जो वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जब डिस्टेंस सेम दी गई हो तो 2ab बटे a प्लस बी हम करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर a स्पीड ये मान लेते हैं, b स्पीड ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू में आप करेंगे 60 इंटू में 40, और बटे में 60 प्लस 40 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 24 दूनी का 48 आपको यहाँ पर जो है आंसर दिखाई पड़ गया। 48 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक पंचायत चुनाव में जो है 3 प्रतियोगी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी है आपको दिए गए। 8000 की कुल जनसंख्या में से जो है 75% ने मतदान किया। चुनाव में कोई अमान्य या नोटा के मत जो है नहीं थे। ए को सबसे कम केवल जो है 300 मत मिले, और बी को यहाँ पर कुल मतों का 66% प्राप्त हुआ और वह चुनाव जीत गया। तो बी को यहाँ पर कितने मत मिले, देखिए बी को यहाँ पर कुल मतों का 66% मिला। तो ये तो आपका काम आसान हो गया भाई। यहाँ पर देखिए कुल मत आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 8000 की जनसंख्या थी, इसका 75% लोगों ने ही मतदान किया। तो 8000 का 75% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 5 8 40 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 आएगी, और ये 60 हो जाएगा। 7 8 56 प्लस 4 60 हो जाएगा, और एक 0, यानी कि 6000 लोगों ने यहाँ पर जो है अपना मतदान किया। यानी कि टोटल मत कितने थे, टोटल वोट कितने थे, ये हमारे पास 6000 थे। अब 6000 का जो है 66% जो है बी ने प्राप्त किया है। तो जब आप यहाँ पर 6000 का 66% कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और यहाँ पर जो है 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 छंग 36 और ये 3 39 हो जाएगा, ये 1 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। का औसत कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, 4 3 7 3 और 10, और यहाँ पर 2 12 का 2 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 1, और यहाँ पर जो है 3 5 8 4 12 1 13 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हासिल आ जाएगी 1, और यहाँ पर 8 3 11 और 2 13, और यहाँ पर 6 19 1 20 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 500 के 20 हो जाएगा 0 800 के 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एक स्त्री की कीमत जो है वो आपको बताएगी 758 रुपये थी, जिसे रमेश ने जो 15% के लाभ पर बेचा, और इसे जो है रीना ने जो 8% की हानि पर पुनः बेच दिया। जिसने जो है इसे रमेश से खरीदा था, रीना के लिए जो स्त्री का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताना। तो अभी हमने जो है पीछे इक्वेशन बनाया था, उसी तरह से ये बन जाएगा भाई। 758 आपको ये जो है प्रारंभिक मूल्य बताया गया, स्त्री की कीमत आपको बताई गई। अब 15% के लाभ पर बेचा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने 3/20 बताई थी, यानी कि 20/3 का प्रॉफिट लिया, तो 23/20 आप इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8% की हानि पर जो है इसने रीना ने इसको बेच दिया, तो यहाँ पर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगी। तो 25 पर यहाँ पर 2 का लॉस हुआ, तो आप इसका 23/25 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर बटे में हम 1000 बनाएंगे। देखिए 25 20 पंचे 100, इसमें से 5 ले लेंगे तो 20 पंचे 100 हो गया, बचेगा 5, यानी कि 2 से हम ऊपर नीचे गुणा करा दें तो हमारे पास बटे में 1000 बन जाएगा। ठीक है, अब ये बटे में हमारे पास 1000 बन चुका है। अब ऊपर हम गुणा कराएंगे, और गुणा कराने के बाद 1000 का हम इसमें डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी भाई। 23 का स्क्वायर जो है 529 होता है, ये आपको पता है, और 529 का अगर हम 2 गुणा करते हैं तो ये 1058 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 1058 की गुणा कराएंगे किससे, 758 से। तो 1058 की हम गुणा कराएंगे ये 758 से, तो 758 से हम गुणा कराते हैं
तो ये कितना आएगा 8 अट्ठे 64 हो गया, हासिल 6 आएगी, और 8 पंचे 40 6 46 और ये 8 आ जाएगा और गुणा का निशान, 5 अट्ठे 40 हो गया, हासिल आ जाएगी 4 और 5 पंचे 25 और 4 29 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 का 5 आ जाएगा और गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये 2 क्रॉस आएंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हो गया, और फिर हासिल आ जाएगी 5, 7 पंचे 35 और 5 40 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 4 6 और यहाँ पर 15 4 19 का 9 आ जाएगा, फिर हासिल 1 आएगी, 10 1 11 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि इतना हमारे पास टोटल है, कितना 801 और ये 964, यानी कि यहाँ पर जो है 8,01,964 आपके पास है। इसको 1000 से जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, जबकि आंसर आपको देखिए यहाँ पर गुणा कराते मल्टीप्लाई कराते ही आंसर दिखाई पड़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के जो 25% विलेन के लिए अनुरोध करती है। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलेन का जो 40 मिलीलीटर, यानी कि इसकी मात्रा आपको बताई गई है 25% के विलेन बनाने के लिए जो 40% विलेन के कितने मिलीलीटर मिलाए जाने चाहिए आपको कैलकुलेट करना है। तो एलिगेशन से बन जाएगा हमें 20% का एक फेरस सल्फेट का जो है विलेन लेना है और एक जो है 40% का विलेन लेना है। ठीक है, अब हमें बनाना कितना ओवरऑल यहाँ पर जो है 25% का विलेन हमें बनाना है। ठीक है, कितने का सॉल्यूशन बनाना है हमें, यहाँ पर जो है 25% का सॉल्यूशन बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब घटाएंगे तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा और यहाँ पर 5 का गैप दिखाई पड़ा, तो 3:1 बनेगा। जबकि यहाँ पर देखिए ये जो 20% फेरस सल्फेट का जो विलेन था इसकी मात्रा आपको प्रश्न में बताई गई थी कितनी, 40 मिलीलीटर, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 40 मिलीलीटर आपको बताई गई है। तो यहाँ पर जो 40% आपने विलेन लिया है इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, ये भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 40/3 गुणा कर देंगे तो आपके पास 13,339.33 जो है मिलीलीटर में आपके पास यहाँ पर इसकी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताएगा 550, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, और यदि शंकु का व्यास आपको बताएगा 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई देखिए व्यास बताएगा तो त्रिज्या आपके पास यहाँ पर 14/2 करेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr/l होता है और ये बराबर आपको 550 बताया गया। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, त्रिज्या 7 रखेंगे, एल आपको कैलकुलेट करना बराबर 550, तो 7 से 7 घट गया, 22 का इधर डिवाइड करेंगे तो 22 दूनी का 44 बचा 11, 22 पंचे 110, यानी कि L बराबर हमारे पास 25 आ चुका है। अब देखिए शंकु के अंदर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई जो L का स्क्वायर करते हैं माइनस त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर L का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 का स्क्वायर, और माइनस के अंदर R का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर अब देखिए इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक बार तो 18 बन गया, एक बार 32 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 8 इसमें से 8 ले लें तो 18 8 144 का तो वर्गमूल 12 आ जाएगा, बचा 4, भाई 800 के 32 होता है तो 4 बचा, उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि 24 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, इसमें देखिए संख्या जो है निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य, भाई आसान सा प्रश्न है। लास्ट में अगर दो संख्या, यहाँ पर लास्ट के 2 अंक अगर हमारे पास 00 हो या फिर 25 से डिवाइड हो तो वो संख्या हमारे पास 25 से डिवाइड होती है, और ये आसान डेटा है तो पहले आप इसी को देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर आंसर आपको दिखाई पड़ गया। ठीक है, 25 आपके पास आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर तो आंसर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो इसलिए 25 आंसर टिक कर दिया, बट यहाँ पर देखिए अगर आप ये 14 को लिखें, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 × में 7, ये संख्या 2 से तो डिवाइड है लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड नहीं है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 × में 9, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ये 17 से डिवाइड दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही, तो ये भी नहीं होगा। तो 25 ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।